नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। और यह जो है महिला परीक्षक भर्ती का 15वां वीडियो चल रहा है। कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा है इसका 15 वीडियो है। इससे पहले मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2022 का, यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 200 पद के लिए खुला था। तो उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का यहाँ प्रश्न आंसर है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन को, जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्य के ऊपर यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं कि पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए चलूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। क्या बोला गया है? पहला प्रश्न है कि पोषण अभियान योजना में किनको सम्मिलित किया गया है। सही जवाब आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चे एवं किशोरियों को, यानी कि हम कह सकते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद है गर्भवती महिलाओं को। तीसरा ऑप्शन है स्तनपान कराने वाली माताओं को। तो तीनों लोगों को इसमें शामिल किया गया है पोषण अभियान योजना के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह संचालित है। मैंने आपको आपको बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने बाल गृह संचालित हैं। सही जवाब आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपको प्रश्न बताया था तो जिलों की संख्या है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, शासकीय गृह जिले कितने जगह पर संचालित हो रही है। तो 6 जगह पे। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी भी लिखा है, अब अच्छे से समझना प्रश्न को। 6 शासकीय बाल गृह संचालित है जो कि 5 जिलों में हैं। अगर आपको जिले के बारे में पूछते हैं तो 5 जिले रहेगा, अगर आपको स्थान के बारे में पूछते हैं तो फिर 6 स्थान रहेगा। कौन-कौन से हैं देखते हैं। बालकों के लिए है कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर है, ठीक है। उसके बाद है बालिकाओं के लिए क्या है, बिलासपुर और रायपुर है। तो कुल मिलाकर रायपुर में क्या है, 2 जगह है, एक तो बालक और बालिकाओं के लिए है। इसलिए हम कह सकते हैं 6 शासकीय बाल गृह संचालित हैं। और अगर जिलों की बात की जाए तो फिर 5 जिले इसमें आ जाएगा। अगला है स्वधारा गृह योजना संबंधित है। तो किससे संबंधित है स्वधारा गृह योजना। सही जो बचेगा उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि विधवा महिलाओं के लिए भी इसी में सम्मिलित है, निराश्रित महिलाओं से भी सम्मिलित है इसमें, और तिरस्कृत महिला भी इसमें सम्मिलित है। किसमें? स्वधारा योजना के अंतर्गत। अगला है बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, देखो यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ ना ये 2022 का है। अगर आप इस टॉपिक को देखते हो तो आपके लिए एक प्रश्न मतलब फायदा रहेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी तक व्यापम के माध्यम से जितने भी एग्जाम होते हैं, हालांकि सिलेबस तो दिया रहता है, लेकिन उनका जो दायरा रहता है प्रश्न चयन करने का वो थोड़ा सा बाहर से भी रहते हैं। अब आप जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ उससे आप ये समझना कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है। इसका जो जवाब आ जाएगा 18 वर्ष से कम रहेगा। अब देखो बाल संप्रेषण गृह या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं बाल सुधार गृह, तो यहाँ पर क्या है 18 वर्ष से कम, यानी कि अगर वहाँ बच्चे कोई अपराध कर रहा है तो अगर उसके उम्र को पहली बार देखा जाता है कि ये बालिग है नाबालिग है। अगर वह नाबालिग है तो उसे बाल सुधार गृह या बाल संप्रेषण गृह में रखा जाता है। अगर वहाँ बालिग हो गया है, यानी कि 18 वर्ष से जो ज़्यादा को उम्र हो गया है, तो उसे जो है सामान्य कारागार में रखा जाता है, सामान्य सुधार गृह में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाल संप्रेषण गृह जो कि 18 वर्ष से कम के लिए होता है। पांचवा प्रश्न है राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचार करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर राज्य सरकार चाहता है कि बाल अधिकारों की जो सुनवाई है वहाँ त्वरित करना है, यानी कि जल्दी जल्दी करना है, इसके लिए प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय की व्यवस्था करना है। तो इसके लिए राज्य सरकार या मुख्यमंत्री जो है वो क्या कर सकता है। इसका जो आंसर रहेगा अपने राज्य के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय रहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, बिलासपुर में है। तो बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से यहाँ कर सकता है। जब तक ये सहमति नहीं देगा तब तक ऐसा आप नहीं कर सकते कोई भी न्यायालय के क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन से आपको बताना है, डिप्थीरिया तथा टिटनेस। डिप्थीरिया तथा टिटनेस इसका आंसर रहेगा। अगला है 24 जनवरी 2018 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वेब आधारित रैपिड रिपोर्ट सिस्टम किसके लिए प्रारंभ किया गया। तो किसके लिए प्रारंभ किया गया
किशोरी बालिका योजना के तहत रैपिड रिपोर्ट सिस्टम यानी कि त्वरित रूप से रिपोर्ट भेजना है, इस सिस्टम को प्रारंभ किया गया है। अगला है लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ है। तो लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ क्या रहता है? इसका जो जवाब रहेगा, देखो शारीरिक संपर्क भी अगर हम किसी को या कोई व्यक्ति जो है किसी को अनुचित ढंग से अगर स्पर्श करता है तो ये क्या है, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है, लैंगिक टिप्पणी है, कभी कभी जो लैंगिक टिप्पणी करने दे रहे हैं तो ये भी इसमें आ जाता है। और तीसरा क्या है, अश्लील साहित्य दिखाना, या ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको, अश्लीलता रूप से उसे देखना भी ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा। अगला है 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्न में से किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको शुरू ही वीडियो में बताया था कि कितने कितने जनसंख्या के बीच में एक आंगनबाड़ी खुल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 300 से 800 की भी जनसंख्या है, तो इसमें कौन से आंगनबाड़ी खुल सकता है? इसका जो जवाब रहेगा चौथा रहेगा। जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय नदी नाले युक्त जो क्षेत्र है और खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें खोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण के मतलब है सामान्य ग्रामीण, तो यहाँ पर जो है 400 से 800 की जनसंख्या होना चाहिए, तब जाके एक आंगनबाड़ी खुलता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर 300 से 800 बोलता है, इसका मतलब है वहाँ जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए, मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए, नदी या नाले युक्त जो क्षेत्र रहते हैं और साथ ही पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं। तो यहाँ पर 300 से 800 के बीच जनसंख्या समूह में एक आंगनबाड़ी खोला जाता है। अगला है सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए उपलब्ध सुविधाओं में से निम्न में से कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता? यानी कि सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, इतना सभी को पता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए कौन सा ग्रुप लागू नहीं होता? तो इसका जो आंसर रहेगा तीसरा रहेगा, यानी कि विधिक परामर्श है, मनोवैज्ञानिक परामर्श है, वित्तीय सहायता है, चिकित्सकीय सहायता है, ये लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, वित्तीय सहायता, जबकि सखी वन स्टॉप सेंटर में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे आपको वित्तीय सहायता हो सके। बाकी जैसे आपातकालीन सहायता देना है, चिकित्सकीय सहायता देना है, विधिक सहायता देना है, या कभी कभी रहता है जैसे कि महिलाओं को एफआईआर करने में सहायता भी देना है, या फिर कभी कभी जो है रात हो गए तो वहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था रहता है। तो ये क्या है, सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत होता है, लेकिन वित्तीय सहायता इसमें नहीं दिया जाता। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। मैंने इसको जो है आप लोगों को अभी तक नहीं बताया है, तो इसका जो क्लास है मैं 1-2 दिन में आपको जरूर करा दूंगा किस तरीके से, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज प्रताड़ना है, टोनही प्रताड़ना है, इस सभी के बारे में आप लोगों को थ्योरी में बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे, तो इसका जो आंसर रहेगा लोक सेवक को समझे जाएंगे। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न कथनों को देखिए। अब यहाँ पर कथन उसको देखना है। यह देश के 100 जिलों में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया। यह देश के 100 जिलों में वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया। या छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलों को वर्ष 2015 में शामिल किया, या छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को वर्ष 2018 में शामिल किया गया। तो आपको मैंने पहले बताया था, शुरुआत देखो 2015 में इसे प्रारंभ किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 को। उस समय जो है पूरे देश में 100 जिलों का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिलों को भी शामिल किया गया था। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा पहला और तीसरा आंसर सही रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। और इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आप याद रख लो कि जब 2018 में ये 100 जिले से लेकर 161 जिले जब किया गया, उस समय छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के अलावा बीजापुर को भी इसमें शामिल किया गया था। अगला है निम्न में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन है? तो सुपोषण योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन कौन से हो सकते हैं? सही जवाब आ जाएगा इनका 1, 2, 3 रहेगा। जैसे कि क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के समस्त कुपोषित बच्चे इसमें शामिल होते हैं। दूसरा क्या है कि 6 से 59 माह तक के एनीमिया से पीड़ित बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है 15 से 49 वर्ष तक के एनीमिया से पीड़ित महिलाएं भी शामिल होता है। लेकिन चौथा नहीं, चौथा में क्या लिखा है, 11 से 14 वर्ष आयु के साला त्यागने वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं होता मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत। अगला है किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र में कौन सा कार्यक्रम चलता है? वजन त्योहार चलता है। यहाँ पर देखते हैं प्रति वर्ष 7 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य
सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार किया जाता है। यानी कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई 2023 का महीना चल रहा है, तो अभी जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार चल रहा है। हालांकि इसका अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आने में समय लगेगा। और इनका जो प्रारंभ है वजन त्योहार का कब से किया गया है, 6 जून 2012 से चल रहा है। अगला है संस्कार अभियान का उद्देश्य है। तो संस्कार अभियान का उद्देश्य क्या है, गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। दूसरा है बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना है। और तीसरा है आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। इसका जो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी सही रहेगा। अगला है किस योजना के अंतर्गत शासकीय कन्याशालाओं में सैनिटरी नैपकिन की एटीएम वेंडिंग मशीन एवं उपयोग की गई सैनिटरी नैपकिन को भस्म करने के लिए भस्मक मशीन लगाई गई है। इसका जो आंसर रहेगा सुचिता योजना। सुचिता योजना के अंतर्गत है यहाँ शासकीय कन्याशालाओं में सैनिटरी नैपकिन की एटीएम वेंडिंग की मतलब वेंडिंग मशीन लगाया गया है। यानी कि वहां पर कुछ बटन रहता है जिसे दबाने से वहां गिर जाता है, ठीक है। और उपयोग होने के बाद इसे भस्म करने के लिए अलग से भस्म मशीन भी लगाई गई है। तो ये सुचिता योजना के अंतर्गत दिया गया है। अगला है किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी लड़कियों को 18 वर्ष होने के बाद 1 लाख रुपए देने की सुविधा है। इसका जो आंसर रहेगा नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी बच्चियों को 18 वर्ष होने पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, तब जाके होता है। यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना चाहिए। इसमें जो है इसके अंतर्गत बालिकाओं का 18 वर्ष तथा विवाह न होने एवं कक्षा में 12वीं तक शिक्षा एवं पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए की परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला है किस योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार विधिक सहायता, परामर्श है, चिकित्सा है, परिवहन एवं आश्रम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। तो इसका जो आंसर रहेगा नवा बिहान योजना। अभी जैसे कि एक और योजना बताया था आपको सखी वन स्टॉप सेंटर का, लेकिन इसमें भी वही चीज शामिल है जो कि नवा बिहान योजना है। अगला है कौन से विटामिन को ज़्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। सही जवाब आ जाएगा विटामिन डी। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी है। अब स्वाभाविक बात है अति जो है सबसे ज़्यादा भयंकर रहते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को अति ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो खराब होता है। जैसे कि क्या है विटामिन सी, तो विटामिन सी आंवले से मिलता है, यानी कि खट्टे पदार्थ से मिलते हैं। यह क्या है आंखों के लिए, बाल के लिए ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक से। लेकिन हम अत्यधिक मात्रा में विटामिन सी का सेवन करते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है, हड्डियों के लिए है और ब्लड के लिए नुकसान होता है। उसी तरीके से विटामिन डी यानी कि मछली के यकृत से तेल बनता है या सूर्य के प्रकाश से अत्यधिक मात्रा में अगर विटामिन डी चला जाता है शरीर में तो ये जो है हड्डियों को कमजोर कर देता है। अगला है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है। तो कौन से मार्ग से दिया जाता है, सही जवाब आ जाएगा अंतपेशीय। अंतपेशी से दिया जाता है, अंतरपेशी से। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वैक्सीन को जांग या बटल जैसे बड़ी मांसपेशियों से लगाया जाता है। किशोरों यानी कि 11 से 15 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उसमें 10 mcg की खुराक दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बूस्टर क्रमशः चौथे और छठे महीने। अगला है एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं। क्या लिखा है, नियोमोकोकस है, ठीक है, या इसे जो है नियोमोकोज भी बोलते हैं। तो ये जो है बाकी जैसे कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अभियान के तहत शामिल है, लेकिन ये जो है नहीं शामिल है। इसका मतलब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं कि नियोमोकोस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया, मेनियाइटिस और रक्त विषाक्तता जैसे गंभीर बीमारियां हो जाती है। यहाँ जानलेवा भी हो सकता है। जो बच्चे इस बीमारी के बावजूद अगर जीवित रह बच जाते हैं तो उनमें अंधापन है, याददाश्त है और ध्यान केंद्रित करने की समस्या जुड़ी रहती है। दौरे भी पड़ सकते हैं। पीसीवी टीके के जरिए शिशु को न्यूमोकोस से सुरक्षित किया जा सकता है। अगला है शिशु मृत्यु दर में यहाँ शामिल नहीं होता। तो क्या शामिल नहीं होता शिशु मृत्यु दर में, प्रसवकालीन मृत्यु दर। जैसे कि मैंने अब यहाँ पर लिखा है, आप चीज़ समझ सकते हो, एक बार बताया भी था अच्छे से। मृत्यु दर होता क्या है, जैसे कि मातृ मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है। तो मातृ मृत्यु दर जो है प्रति 1 लाख, इसको याद रखना, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। जो बच्चे जन्म हो जाते हैं 1 लाख बच्चे, उसके बाद अगर किसी माँ का मौत हो जाता है तो उसे मृत्यु दर में शामिल कहते हैं।
यानी कि मातृत्व मृत्यु दर उसे कहते हैं, ठीक है। अब इसी को जैसे कि शिशु मृत्यु दर किसे कहा जाता है, प्रति 1000 है ना, प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर मौत रहेगा। अगला है मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर क्या है, अभी बताया था आपको। सही जवाब आ जाएगा इनका दूसरा रहेगा। क्या बोला गया है कि गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण से प्रति 1 लाख जीवित जो बच्चे रहते हैं उनके जन्मों से मृत्यु की वार्षिक संख्या रहता है, उसे मातृत्व मृत्यु दर कहा जाता है। अगला है निम्न में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्य दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो ये रहेगा शिशु अवस्था और बचपन में, है ना। शिशु अवस्था और बचपन में जो है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्य रूप से दिखाई देते हैं और साथ ही एनीमिया भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर 25वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है। तो स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है। ऑप्शन है गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ के लिए है, कि 3 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे के लिए है, या 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे के लिए है, या चौथा है किशोरी बालिकाएं जिसमें 11 से 18 वर्ष तक शामिल है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो कथन दिया गया है 1 2 3 और 4 है, कि 1 2 3 है, कि 2 3 4 है, या 3 4 1 है, आपको ये आंसर देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।